जी सर। As RA has proposed, as RA has proposed the CRP cost up to ₹1 crore, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर CRP cost चली जाती है तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? So RP is replying that COC should take a legal opinion on this matter. इसमें सर मैं क्लोज बाय समझाना चाहता हूँ कि आरपी साहब तो ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना कि लीगल ओपिनियन पता है हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि 1 करोड़ रुपए सीआरपी को 1 करोड़ रुपए रहेगी तो क्लोज बाय नहीं करेगी तो आरए बिल रेगुलेशन। सर वॉइस क्लियर नहीं है, सर वॉइस क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है सर। यस सूरज आवाज आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। आप ईयरफोन हटा दीजिए। जी सर आ रही है आपकी आवाज अब सर। ठीक है, मुझे थोड़ी कम आ रही थी, चलो ठीक है, इससे क्लियर नहीं है तो अब क्लियर है ना? अब बिल्कुल ठीक है। इसमें जो 1 करोड़ रुपए तक का क्वेश्चन है जो मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका, ये जो जवाब जो ट्विस्टेड देते हैं ये आरपी साहब की सबसे बड़ी अनट्रांसपेरेंट चीजें वो करते हैं। इसमें क्लियर आपको मैं बताता हूँ, यदि 1 करोड़ रुपए तक की सीआरपी कॉस्ट होती है तो उसे आरए बियर करेगा यदि प्लान अप्रूव होता है। यदि 1 करोड़ रुपए से ऊपर कोई कॉस्ट आएगी, ठीक है, तो वो आरए बियर नहीं करेगा, उसे आपको प्लॉट बायर को ही, क्योंकि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आप ही सीओसी के मेंबर हो, आप लोगों को बियर करनी है। तो इसमें किसी भी लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ट्विस्टेड रिप्लाई है जिसकी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं बनती। वो ये सब रेटिंग में लिख के जो दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत लिख के दे रहे हैं, ठीक है। ओके सूरज आगे आप बढ़ सकते हो प्लीज। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि 92 लाख रुपए जो आया था वो इन्होंने किसकी अप्रूवल से यूज करा? बिना प्लॉट बायर के अप्रूवल के आप पैसा कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उनका? दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट मीटिंग में कि जो अभी एनसीएलटी कॉस्ट लगा रहे हैं फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग द क्लेम ऑफ ₹10,000 और एनी अदर अमाउंट, तो वो कितना अमाउंट आया था? तो उनका कहना है कि टोटल 4,15,000 रुपए आए थे, जिसकी डिटेल्स जो है वो एनेक्सल 5 में दी हुई। Many plot buyers has raised the concern that they have contributed the 1%, but there are no, but their names are not. क्वेश्चन सूरज एक बार ना बता दो, there are many who are not able to log in. शायद तुमने पासवर्ड डाल रखा है, वो पासवर्ड नहीं डाल रहे होंगे इसलिए लॉग इन नहीं कर पा रहे। प्लीज एक बार समझा दोगे जो पार्टिसिपेंट हैं वो गाइड कर सके, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो किस तरह से ज्वाइन कर सके। तो जो 1% का, हाँ जी, ये मधु मेहता जी का मैसेज आ रहा है। मधु मैम प्लीज कैन यू प्लीज गाइड देम, अगर आपने जैसे ज्वाइन किया आप उनको भी समझा दीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है। सर एक तो सबसे बड़ी बात है, आप हमेशा जो है ना एक वेबसाइट दूसरा वाला वेब किया था, इस बार आपने नया वाला ऐप यूज किया। मैम एक्चुअली क्या है कि ये मैंने भी टेक्निकल इशू फेस किया आज। ये क्या है कि वेबएक्स खुद ने ही अपनी एप्लीकेशन अपडेट करी, सो मेरे को खुद को थोड़ी परेशानी हुई। वहाँ पर डाउनलोड एंड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड, फिर आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपडेटेड। ये सूरज जी जिनको भी मैम प्रॉब्लम हो रही है करने पे, वहाँ पे वेब ज्वाइन करने का ऑप्शन बोली है, वो ऐप अगर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। सर सिस्को वाला वेब डाउनलोड करिए, सिस्को वाला ऐप डाउनलोड किया मैंने अभी, सिस्को वाला डाउनलोड किया उसके बाद हुआ। मधु मैम कंटिन्यूअसली क्या है कि मेरे को क्या है कि सूरज जी मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने डाउनलोड किया तो कनेक्ट हो गया। तो सर मैंने खुद ने प्रॉब्लम फेस करी है। सिस्को वाला डाउनलोड करना पड़ा तभी वो नहीं हुआ। यस सबको करना पड़ेगा। इवन आई वुड लाइक टू सबमिट दैट and RP Prabhakar sir has joined the meeting, so कुछ लोगों का कंसर्न था कि उन्होंने 1% की पेमेंट कर दी बट उनका नाम लिस्ट में नहीं है। ऑलरेडी शेयर करी हुई है जो एनेक्सल 3 में लगी हुई है। फर्दर कुछ लोगों की डिटेल्स जो है वो पेमेंट जिनका कोई नरेशन नहीं था। ब्रिजभूषण सर प्लीज अनम्यूट सर, आप जो बात कर रहे हैं वो मीटिंग में सुनाई दे रहा है।
सर मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, फिर वापस हाँ, अनम्यूट। सबको एक बार म्यूट कर दीजिए। प्रभाकर जी आ गए हैं, तो प्रभाकर जी को ज्वाइन करवा दीजिए, और जिस भी प्लॉट वायर का क्वेश्चन है प्रभाकर जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने एक बार सबको म्यूट कर दिया है, सो प्लीज एक बार डिस्कशन हो जाए, उसके बाद में हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, आप सर म्यूट हो, आप अनम्यूट करिए। हेलो, may I ask? सर जयदीप सर, फॉर 10 मिनट्स ओनली सर। Okay, okay. एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सबकी क्वेरीज लेंगे। Sure, sure. विनय सर प्लीज अनम्यूट सर। हेलो विनय सर आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप। हेलो प्रभाकर जी, आपका जो एजेंडा है सीआरपी कोर्स के लिए, इसकी मीटिंग है, जो भी क्वेरी थी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभाकर जी? आपकी आवाज आ रही है सर, सबको आ रही है। नहीं, प्रभाकर जी शायद नहीं है। हाँ, मीटिंग में है सर, प्रभाकर कुमार नाम से है, प्रभाकर सर है। प्लीज एक बार प्रभाकर जी से बात कर लीजिए। सूरज कॉल कर लीजिए। हाँ जी जी जी, नमस्कार विजय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नमस्कार प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून प्रभाकर जी। हमारा ये जो एजेंडा आपका सीआरपी कोर्स से रिलेटेड जो एजेंडा है, इसमें एक बार आप भी प्लॉट बायर को थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, फिर प्लॉट बायर के कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम आपसे डायरेक्टली उनसे इंटरेक्शन करा देते हैं। प्लीज जी प्रभाकर जी। बेसिकली सीआरपी कॉस्ट क्या है सर? ये तो आप ही बता चुके होंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में है और कंपनी के पास अपना कोई इंटरनल अप्रूवल या कोई फंड था नहीं, और इसमें कई तरह की कॉस्ट होती है। प्रोफेशनल्स की कॉस्ट होती है, वोटिंग का कॉस्ट होता है, मीटिंग का कॉस्ट होता है, और वैल्यूएशन ऑडिट, ये सारे कॉस्ट होते हैं। तो ये सारे कॉस्ट मिलाकर के सीआरपी कॉस्ट बनता है, जो क्रेडिटर के थ्रू पे तो करना होता है, लेकिन वो पे बैक मिलता है रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू। क्योंकि कंपनी सीआरपी में है और कंपनी को रन करने के लिए आरपी को फंड चाहिए। आरपी को फंड अगर कंपनी के अकाउंट से नहीं मिलता है तो उस केस में या तो प्लॉट बायर्स अगर क्रेडिटर्स हैं तो वो देते हैं, या नॉर्मली बैंकर्स होते हैं जो कि बैंकर फंडिंग करते हैं सीआरपी कॉस्ट का। क्योंकि हमारे इस कंपनी में कोई भी बैंकर क्रेडिटर लिस्ट में नहीं है, इस वजह से बैंकर कोई फंडिंग नहीं कर पा रहा, या कोई बैंकर फंडिंग करेगा भी नहीं क्योंकि क्रेडिटर है नहीं। और विदाउट फंड कोई भी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए सीआरपी कॉस्ट की कंट्रीब्यूशन के लिए हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी प्लॉट बायर से, और अभी भी रिक्वेस्ट करी है। इसका मीटिंग वाइज, हर मीटिंग वाइज हमने सीआरपी कॉस्ट के लिए रेटिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था। हमने पिछली बार भी रेटिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था और हर मीटिंग में रेटिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। क्या होता है कि जब तक प्लॉट बायर रेटिफाई नहीं करते हैं सीआरपी कॉस्ट, तब तक वो पेमेंट पेबल नहीं होता, और उस केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की लायबिलिटी बनती है कि जिस वेंडर के थ्रू काम करवाया है उसको पे बैक करें। लेकिन वो पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप रेटिफाई नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप रेटिफाई नहीं करेंगे। तो इसके लिए रेटिफिकेशन करने का मतलब कि आपका अप्रूवल होना जरूरी है, और उस अप्रूवल के लिए हमने ये सीआरपी कॉस्ट की रेटिफिकेशन का रेजोल्यूशन हर मीटिंग में डाला है कि आप इसको देखें। कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, कुछ वेरिफिकेशन करना है आप देख लें और इसको रेटिफाई करें। इसमें ना अभी हमारी 3 क्वेरी है जो मेन प्लॉट बायर की क्वेरी है, फिर वो प्लॉट बायर आपसे डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट उनका कहना है कि जब आपने फर्स्ट मीटिंग आपने बुलाई थी जिसमें मैं एज AR अपॉइंट नहीं हुआ था, उसमें आपने जो मिनिमम जो एक कैप लगाई थी कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 40 लाख रुपए की कॉस्ट होगी, जिसमें सभी खर्चे इंक्लूड थे। ठीक है, इसी में आपने एक प्रपोजल डाला था जिसमें ईश्वर महापात्रा जी का अपॉइंटमेंट की बात करी थी, जो कि प्लॉट बायर ने रिजेक्ट कर दिया था कि आप ईश्वर महापात्रा जी को नहीं रखेंगे। लेकिन जब आप हमें आज सीआरपी कोर्स दे रहे हैं तो लगभग उसमें 12.5 लाख रुपए का जो खर्चा है वो मिस्टर ईश्वर महापात्रा जी का खर्चा है। यदि फर्स्ट मीटिंग में ईश्वर महापात्रा जी का अपॉइंटमेंट ही सीओसी ने प्लॉट बायर ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आप उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं बिना प्लॉट बायर की परमिशन के? प्लीज सर, इस केस में मैं आपको बताऊं, जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ था
तब तक हमारे पास आईपीई की सर्विसेज हम ले रहे थे और उस आईपीई की सर्विसेज के थ्रू हमने एडवोकेट की फी पे करवाई। हमने प्लॉट बायर के ऊपर नहीं जाने दिया। लेकिन चूंकि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद आईपीई की सर्विसेज कॉस्टली थी, इसलिए हमने उसको विड्रॉ कर दिया। और उस केस में हमने फिर ईश्वर महापात्रा की, क्योंकि वो सारी वर्किंग से रूबरू थे, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, और कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं मिलता है जो कि कहता है कि मुझे 3 साल तक काम करूं, उसके बाद पैसा मिले ना मिले मैं काम करता रहूंगा। तो उस केस में हमने ईश्वर महापात्रा की कंटिन्यू करते रह गए सर्विस, ताकि उनकी सर्विस से प्लॉट बायर के लिए बेनिफिट होता रहे। आप ये समझें, इस हिसाब से हमने प्लॉट बायर के लिए बेनिफिट ही सोचा। अगर मैं आईपीई की सर्विस आज तक कंटिन्यू रखता तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ का कॉस्ट बनता, वो बहुत ज्यादा होता। वो हमने डिसकंटिन्यू करके हमने केवल एडवोकेट की कंटिन्यू करी, और वो भी मिनिमम चार्जेस पे, जो कि पेबल ऑन डिफर्ड बेसिस पे, जो कि आज भी उनको हमने 1 पैसे अभी पे नहीं किए हैं। और जो भी कॉस्ट लग रही है, चाहे उनके क्लरिकल चार्जेस कॉस्ट लग रहे हों, चाहे उनका फाइलिंग चार्जेस लग रहा हो, एनसीएलटी की फी लग रही हो, वो सारे खुद पे करते हैं। हमने अभी तक 1 पैसा उनको नहीं दिया है। तो प्रभाकर जी, एज ए प्लॉट बायर मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन एक चीज बताइए कि यदि किसी का अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया प्लॉट बायर ने, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उसका अपॉइंटमेंट के लिए प्लॉट बायर से अप्रूवल लेते? सर, वो अप्रूवल तो तब लेते ना जब मुझे फंडिंग मिलती। किन्हीं ने 1 पैसा फंडिंग दिया तो सर अपॉइंटमेंट के लिए भी तो अप्रूवल चाहिए ना उनका। यदि अपॉइंटमेंट रिजेक्टेड है तो सर बिना अप्रूवल के आप कैसे, आज भी तो आप उनसे अप्रूवल ले ही रहे हैं ना, बल्कि मैं कहूं आपको रेक्टिफिकेशन कराना चाहिए। विनय जी, अगर प्लॉट बायर्स को लग रहा है कि मैंने ये स्टेप अगर गलत लिए हैं तो उस कॉस्ट को वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैं ईश्वर जी को बोल दूंगा कि वो अपना सर्विस डिसकंटिन्यू कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई एडवोकेट अगर आता है, क्या उस टर्म्स पे काम करने के लिए आता है, तो उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 40 लाख रुपए वाला सर, मैक्सिमम कैप वाला, जिस समय 40 लाख की बात करी थी, सारे खर्चे मेरे उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे उस और आपको पॉइंट पे ला रहा हूँ, चार्जेस नहीं रहेंगे प्लीज। उस पॉइंट पे ला रहा हूँ। जिस समय 40 लाख की बात हुई थी, उस समय टोटल प्लॉट बायर थे 180। उसमें ना तो कंपनी का कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन था, न पता था कि कितने क्लेमेंट आएंगे, न पता था कि डायरेक्टर कहाँ है, एम्प्लॉय कहाँ है। मैंने भी समझा कि छोटी कंपनी होगी और बाकी प्लॉट बायर ने भी समझा होगा कि छोटी कंपनी होगी। लेकिन कंपनी का जो स्टेटस रहा, आज की डेट में 950 प्लॉट बायर हैं। आप देख लीजिए कि कितना गुना काम बढ़ गया, कितने गुना काम वर्किंग इसमें बढ़ गए। उस समय न तो ये मुझे पता था कि अकाउंटिंग का क्या स्टेटस है, असेट्स कहाँ है, किस किस से कहाँ लिटिगेशन झेलनी पड़ेगी, किन किन से हमें डिस्टर्ब होना पड़ेगा। आज की डेट में ये सारी फ्यूचर कंटीजेंसी होती है, और ये सारी फ्यूचर कंटीजेंसी ही कॉस्ट बढ़ाती है। आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक रेजोल्यूशन को अगर मैं प्रपोज करता हूँ, उसको आप 2 बार रिजेक्ट करते हैं और तीसरी बार आप अलाउ करते हैं, तो 3 बार की वोटिंग चार्जेस हमारी बढ़ जाती है, 3 बार की मीटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कई सारे इवेंट ऐसे भी हुए जिनमें हमें वोटिंग चार्जेस एक्सकेलेट होने पड़े, मीटिंग चार्जेस एक्सकेलेट होने पड़े। तो ये सारी कंटीजेंसी है, इन कंटीजेंसी की वजह से ही कॉस्ट बढ़ी है, अदरवाइज कॉस्ट बढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर केवल आज भी 180 प्लॉट बायर होते तो ये कब का कंक्लूड हो गया होता। तो सर एज ए प्लॉट बायर हम प्लॉट बायर से पूछ लेंगे, जैसे अभी आपकी ये कॉस्ट थी 40 लाख रुपए थी, तो क्या मैं ये पूछना चाहूंगा 40 से बढ़ा के 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए कर सकते हैं? विनय जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या 180 प्लॉट बायर जो इनिशियल थे, सीआरपी के दौरान केवल वही रहेंगे, बाकी सब आउट हो जाएंगे? सर बाकी सब क्लेम नहीं लेंगे? सर मैक्सिमम जो मैं कैप की बात कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बढ़ाने की बात कर रहा हूँ सर। 2 तरह के खर्चे होते हैं। विनय जी मेरा एक क्वेश्चन है आपको। विनय जी इसी के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है आपको। मेरी भी सुन लीजिए विनय जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि एक मैक्सिमम कैप का मतलब है एक फिक्स खर्चे होते हैं। आपका जो क्लेम चेक करने का खर्चा है वही तो केवल बढ़ा है, जो क्लेम वेरिफिकेशन का खर्चा है वो आपका बढ़ गया। लैंड बैंक वही है, लिटिगेशन वही है, जो 40। सर एक सेकंड में मैं भी एक बार बोल लूं या आपका मैं सुन लेता हूं, पहले आप बता दीजिए प्लीज। आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, आपको भी पता है कि केवल क्लेम का कॉस्ट नहीं बढ़ा, बाकी जो लिटिगेशन है, नंबर ऑफ लिटिगेशन बढ़ी है।
एक फॉर एग्जाम्पल ही केवल बताता हूँ कि पिछले 8 साल की अकाउंटिंग ही नहीं थी, 11 बैंकों की ट्रेस करके उसकी अकाउंटिंग करवाना, उसको फाइनल करवाना, वो टाइम भी लगता है, ऑडिटिंग करवाना, वैल्यूएशन करवाना, ये सारे कॉस्ट लगते हैं। आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपने कैसे इसमें किया होगा ऐसे किसी और असाइनमेंट में। तो ये आप एक छोटी मोटी केवल क्लेम वेरिफिकेशन पे लेके चलेंगे तो क्लेम वेरिफिकेशन से सीआरपी की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नहीं सर, इसीलिए तो मैं 40 से आपको 60 की 70 की बात कर रहा हूँ ना सर। मैं तो 20, 25, 30 लाख। विनय जी मेरा एक क्वेश्चन है इसके अंदर। आपने असाइनमेंट लिया, फीस पे तो लिया, आपने कैप पे लिया, मैक्सिमम कैप पे। कुछ फ्लोट बायर का कहना है कि यदि प्रभाकर जी हमें मना करते हैं कि ये असाइनमेंट 40 लाख में नहीं होगा तो हम कुछ और सोचते। एग्जैक्टली फ्लोट बायर में क्वेश्चन जो है मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये फ्लोट बायर का जो क्वेश्चन है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। आज भी अगर प्लॉट बायर कहते हैं कि वो कुछ और सोचते या कुछ और सोचेंगे तो मैं प्लॉट बायर को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझे इस चीज में अगर आप कहते हैं कि 40 में करें या 60 में करें, मैंने अपनी फी नहीं ली है अभी तक और मैं अपनी फी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे आप फ्री कर दीजिए, बाकी किसी और को लगा करके 40 लाख में आप करवा लीजिए। जो वेंडर ने जिसने सर्विस दी है उनको पेमेंट करके बाकी आप करवा लीजिए, मुझे फ्री कर दीजिए। मैं फ्री होकर के अपनी दूसरी असाइनमेंट में कर लूंगा। मैं तो कोशिश कर रहा था कि लोएस्ट कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम पूरा करवा दूं, लेकिन इस तरह की कंस्ट्रेंट से बिना फंड से कहीं काम नहीं होता सर। मैं फ्री में कर दूंगा, दूसरा कोई फ्री में नहीं करेगा, और मैं भी फ्री में क्यों करूंगा? मेरे भी पीछे बर्डन है, मेरे भी पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी फ्री में कोई टाइम क्यों देगा अपना? चलो, एक क्वेश्चन सर ये है जो हमें क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है, और आपने जो विनय जी इस पे मेरा क्वेश्चन है, आप प्लीज ले लीजिए। विनय जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है इस पे। विनय जी इस पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक मिनट मैं सभी को मौका दूंगा। 1 मिनट सर, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाथों हाथ क्वेश्चन लेते जाइए, सॉल्व करते जाइए प्लीज। ठीक है, थर्ड मेरा क्वेश्चन है सर कि हमने आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगा कि आरए जो दे रहा है, हम ये मानते हैं कि ये प्लान अप्रूव होता है उसी आरए का। ठीक है, बी सपोज तो उसने हमें दे रखा है कि 1 करोड़ रुपए तक जो खर्चा है, ठीक है, वो रिम्बर्स कर देगा। हमने आपसे पूछा कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर यदि खर्चा होगा तो क्या होगा, तो आप उसके लिए क्या लिख रहे हैं कि लीगल ओपिनियन है। सर, क्या ये आईबीसी के प्रोविजन में ये साफ साफ कहीं पे लिखा नहीं है कि इसके लिए हमें लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी? एक्चुअल प्रोविजन क्या कहता है, क्या आप प्लॉट बायर को मेरे बताएंगे? सर, आप भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, आप मुझे जो एडवाइस करेंगे वही लेना। नहीं, एडवाइस नहीं, मैं तो आपसे प्रोविजन की बात कर रहा हूँ कि आप लीगल एडवाइस कीजिए। आप प्रोविजन मेरे प्लॉट बायर को एक बार आप बता दें, अपने मुंह से बता दें। सीआईआरपी कॉस्ट जो रेजोल्यूशन प्लान पे जितना एक्सेप्ट होता है उतना सीआरपी कॉस्ट आरए रिवर्स करता है। ऑनगोइंग कॉस्ट जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंस फॉर द ऑनगोइंग बिजनेस, जो कि कंपनी के फंड से एडजस्ट फंड से सेटल किया जाता है। उसका क्रेडिटर से लेना देना नहीं होता, जहां तक मेरी ओपिनियन है। ठीक है, सीआरपी भी कॉस्ट तब आरए देता है जब आप उसको रेटिफाई करते हैं। अगर आप रेटिफाई नहीं करेंगे तो आरए उसको भी पे नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि कॉस्ट सीआरपी कॉस्ट रेटिफाई होना चाहिए, और ऑनगोइंग कॉस्ट जो होती है वो कंपनी का खर्चा है। कंपनी को रनिंग करने में जो खर्च लगता है वो जरूरी है, और वो कंपनी के फंड से एडजस्ट होता है। दैट इज नॉट बोर्न बाय द क्रेडिटर्स। आपसे ये था, आरए रिवर्स कर देगा। एक मिनट। हेलो, जी बताइए। सर, मैंने आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि हमारा एक सीआईपी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ऑनगोइंग कॉस्ट आपने प्लॉट बायर को बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम बात करें सीआईपी कॉस्ट की। सीआईपी कॉस्ट में आपने बताया कि 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा यदि होता है और सीओसी उसे रेक्टिफाई कर देती है या अप्रूव कर देती है तो वो रिम्बर्स हो जाएगा।
1 करोड़ रुपए प्लॉट बायर को वापस मिल जाएंगे यदि हम उनसे ले भी लेते हैं। यदि 1 करोड़ की जगह ये खर्चा 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है तो सर जो बैलेंस 50 लाख रुपए है वो क्या होगा उसका? उसके लिए सबसे अच्छा विनय जी मैं आपको ओपिनियन यही दूंगा कि जो खर्चा यहाँ तक हो गया है उसको रोक दीजिए, यही सब बाकी प्रोसेस को छोड़ दीजिए, खर्चा ही नहीं होगा। सर देखो जो क्वेश्चन का आंसर है सर प्रदीप प्रभाकर जी, मेरा शुरू से जो आपके ट्रांसपेरेंसी वाला क्वेश्चन है वो ट्विस्टेड करने वाला नहीं है। ट्विस्टेड नहीं, क्लियर है कि ना दिस इज नॉट द क्लियर आंसर। सर आप इस चीज को ये क्यों बोल रहे हैं? आप जो प्लॉट बायर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 1000 लोगों को आप देख रहे हैं, तो आप उन्हें साफ साफ बताते क्यों नहीं कि 50 लाख रुपए खर्चा आपको बियर करना है? यदि आपकी सीआरपी को 1.5 करोड़ रुपए आती है तो उसे सीओसी को तो बियर करना पड़ेगा सर 50 लाख रुपए। इस चीज को बताने में आपको क्या दिक्कत है? सर ये क्लियर तो बोल चुका हूँ कि रेजोल्यूशन प्लान में अगर 1 करोड़ तक का है तो 1 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू वो रिवर्स करेगा। अगर आपको उससे नेगोशिएट करना था तो रेजोल्यूशन प्लान के समय नेगोशिएट करते कि सीआईआरपी एक्सपेंस एट एक्चुअल होना चाहिए, ना कि 1 करोड़ की फिक्स होनी चाहिए। आपने उस समय 1 करोड़ की फिक्स आपने करी, नेगोशिएट आपने नहीं किया, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर 1 रुपए भी होता है तो दैट हैज टू बी बोर्न बाय क्रेडिटर और कंपनी हूज ओवर देयर। कंपनी तो बियर नहीं करेगी, वो क्रेडिटर बियर करेगा। एक क्वेश्चन और है बस, उसके बाद मैं प्लॉट बायर को ले लेता हूँ। एक हमने आपसे डिस्कशन करा था कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आरए ने अपने प्लान में डाल रखे हैं, जैसे लैंड का एनए करानी है, कंपनी की रजिस्ट्री करानी है, और आप ये सारे खर्चे आप एज ए ओन गोइंग कॉस्ट कंपनी की कॉस्ट में डालते जा रहे हैं। हाँ। तो आप आरए के जो खर्चे हैं वो आपको अप्रूवल किसने दी उन्हें करने के लिए? सर आप क्यों कर रहे हैं उस खर्चे को? जो एक सेकंड जब हमने एक प्लान आ गया, प्लान में हमने चीजें दे दी कि अब ये प्लान जो है ये आरए के पास में चला गया। आरए ने कहा कि एनए का खर्चा मैंने 5 करोड़ रुपए मैं लेता हूँ, 5 करोड़ रुपए मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, रजिस्ट्री के ट्रांसफर के खर्चे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ये खर्चा क्यों कर रहे हैं? लगभग आपने 30-40 लाख रुपए उसको खर्चे को कर दिया, जो खर्चा आरए को करना है, फिर तो आरए को करना ही क्या है? आप सारी एनए करा दीजिए, लैंड सारी की सारी रजिस्ट्री कर दीजिए, जो बाकी लैंड बचेगी ठाके आरए को दे दीजिए, तो आरए को तो कुछ करना ही नहीं है सर। फिर आरए का प्लान का मतलब ही क्या हुआ? फिर तो हमें प्लान लाना ही नहीं था, सब चीजें आप खुद ही कर लेते, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, और सारा खर्चा कंपनी भी प्लॉट बायर बियर करते रहेंगे। आरए को तो कुछ करना ही ना, जितनी बाकी बची लैंड मिलेगी वो आप ठाके आरए को दे देना इनके, सर ये लीजिए। उन्होंने उसने 99 करोड़ के प्लान में कि मैं एनए कराऊंगा 5 करोड़ रुपए में, मैं 10 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी के खर्च करूंगा रजिस्ट्री कराने में, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। प्लीज मैं बोलूं आपको? हाँ प्लीज सर, प्लीज सर। एनए कराने का खर्चा वो है ऑन गोइंग में, सीआरपी कॉस्ट में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एनए कराने के लिए सीओसी ने 6 सीओसी में ऑलरेडी अप्रूव किया था, और सर सीओसी ने आपको कभी भी अप्रूव नहीं करा। ऑन गोइंग का मतलब है ऑन गोइंग, आपको जब तक रेगुलेशन प्लान नहीं आया था तब तक ऑन गोइंग रखने की बात आपसे हुई थी। उसके बाद में ये नहीं है कि आरए को जो खर्चा करना है, या तो आरए से आप लिखवा के हमें दे दो कि जो आप खर्चा कर रहे हो आरए के बिहाफ पे, वो आप आरए से रिम्बर्स करवा लोगे। आप मुझे बोलने देंगे प्लीज? सर मैं आपको बिल्कुल, आप जो बात है मतलब कि उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, आप जो ये बता रही हैं हमें कि ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग नहीं सर। जब आरए ने ये खर्चा ले लिया तो आज कंपनी क्यों बियर करेगी उसको? आप मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बताऊंगा। हाँ प्लीज आप बताइए। एनए कराने का खर्चा रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल से पहले का है, उसके बाद का नहीं है, नंबर 1। और वो एनए कराने का खर्चा प्लॉट बायर की मैंडेट के बाद हमने एनए के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया था। नंबर 2, एनए कराने के जो भी खर्चे हैं वो सीओसी की अप्रूवल से पहले हमने आगे बढ़ाए थे। 17 एकड़ की प्लॉट को एनए कराने के लिए मूव किया था, ताकि एनए होने के बाद प्लॉट बायर को हम प्लॉट एलोकेट करा सके बिफोर अप्रूवल ऑफ प्लान, नॉट आफ्टर। दूसरी बात, उसके बाद जो खर्च हुआ है वो हुआ है लैंड ट्रांसफर की स्टाम्प ड्यूटी पे। लैंड ट्रांसफर की स्टाम्प ड्यूटी पे जो खर्च हुआ है वो हुआ है तब जब हमने 2 एप्लीकेशन एनसीएलटी में डाली हुई थी, जिसमें आज भी मैं आपको बताता हूँ कि जब कंपनी सीआरपी में आई उस समय कंपनी के नाम एक भी लैंड प्लॉट नहीं था, नहीं है। आज की डेट में भी कंपनी के नाम जो हमने कराया है
वही उतना है, उसके अलावा सारे लैंड कंपनी के डायरेक्टर या एम्प्लॉई या उसके रिलेटिव के नाम में है, जो कि कंपनी के नाम नहीं है। इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हमने पिटीशन डाली हुई थी एनसीएलटी में, एप्लीकेशन नंबर 5482 और 5510, जिसमें हमने एनसीएलटी से प्रेयर लिया था कि इन इंडिविजुअल को डायरेक्शन दी जाए कि वो कंपनी के नाम में लैंड ट्रांसफर करें। एनसीएलटी ने 31 अगस्त 2023 की ऑर्डर में उन इंडिविजुअल को ऑर्डर दिया कि आप कंपनी के नाम में लैंड ट्रांसफर करें अगर अप्रोच करता है आरपी तो, जिसके बेस पे हमने जो इसके दो इम्प्लॉय थे, गौरव डोडी, प्रवीण डोडी और उसके ब्रदर, उनमें से हमने आवाज आ रही है विनय सर, आपकी आवाज आ रही है। तो उसके बेस पे हमने गौरव डोडी और कर्नल प्रवीण डोडी से एक लैंड हमने और परमेश कुमार से एक लैंड हमने ट्रायल बेसिस पे वहां पे रजिस्ट्री करवाई, क्योंकि रजिस्ट्री कराना भी बहुत इशू बड़ा था, तो इसलिए हमने वहां पे ट्रायल बेसिस पे रजिस्ट्री करवाई और उसके वजह से कंपनी के नाम में छोटा सा चक ऑफ लैंड आज रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट 14 या 15 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट आई है। वो भी कॉस्ट सीआरपी में नहीं है, वो भी कॉस्ट ऑन गोइंग में है, जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बियर करना है, ना कि क्रेडिटर को बियर करना है। कोई भी खर्चा लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड होगा वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट या कंपनी के फंड से जाएगा, ना कि उसका इफेक्ट क्रेडिटर पे आएगा, जहां तक मेरा मानना है। आज भी मेरे पास ऑलमोस्ट 30-32 एकड़ के लैंड की सेल डीड साइड पड़ी है, कर्नल डोडी का और प्रवीण डोडी का। चूंकि मेरे पास फंड नहीं है कि मैं उस सेल डीड को रजिस्टर्ड करा दूं और कंपनी के नाम में वो टाइटल ट्रांसफर करा दूं। अगर कंपनी के नाम में टाइटल ट्रांसफर करा दूं तो उतना कंपनी के नाम में लैंड हो जाएगा, ताकि प्लॉट बायर हमारे उतने लैंड के लिए तो सिक्योर्ड हो जाएंगे। मेरा मानना ये था और इस वजह से हमने प्रपोजल बीच में रखी भी थी कि अगर लैंड ट्रांसफर के लिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए अगर इंटरिम फाइनेंस लानी पड़े तो वो इंटरिम फाइनेंस के लिए आप अप्रूवल दो, ताकि मैं इंटरिम फाइनेंस लेकर के लैंड को कंपनी के नाम में ट्रांसफर करवा सकूं और कंपनी के नाम में असेट ऐड ऑन कर सकूं। हमने इसकी प्रपोजल रखी और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद इस प्रपोजल पे हमने कोई कार्रवाई करी नहीं और वो सारी कार्रवाई रुकी पड़ी है। तो ठीक है प्रभाकर जी, मान लिया हम आपको अलाउ कर दें, ठीक है, आपको रजिस्ट्री करने के लिए हम अलाउ कर देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी हम दे देते हैं, खर्चा आपको प्लॉट वायर दे देते हैं 10 करोड़ रुपए, ठीक है, बाकी सब खर्चे हम ही कर देते हैं। उसके बाद में जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा वो क्या करेगा? इसको जो बची हुई लैंड है वो आप दे दो ऐसी, और कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरिम फाइनेंस की जो पोस्ट आएगी वो भी प्लॉट वायर बियर कर लेगा। विनय जी, मैं ये कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं कंपनी के नाम में करवा लेंगे। अगर नहीं करवा पाए, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कर्नल डोडी का लैंड अगर उसके नाम में 18 या 20 एकड़ लैंड है, कंपनी के नाम में ट्रांसफर नहीं हुई और वो अगर मर गया। प्रभाकर जी इस क्वेश्चन का जवाब आप जो दे रहे हो, क्वेश्चन का जवाब उसी में आएगा। इस तरह से देखिए प्रभाकर जी, आपने 9 महीने तक हमारे मुझे कहने दीजिए अपना, अगर कर्नल प्रवीण डोडी के नाम पे जो लैंड है जिसने सेल डीड दे रखी है, वो लैंड ट्रांसफर होने से पहले 86-87 ईयर्स का वो आदमी हार्ट पेशेंट है, वो अगर मर गया तो क्या ये बात आपको तब ध्यान नहीं आई सर, जब 10 महीने पहले जो हमारा एसआरए था उसकी डेथ होगी और आपने 9 महीने तक वो अपने पास चीजें रखी और खर्चा कर दिया। उसका भी मैं जवाब दूंगा। अगर ये कर्नल डोडी मर गया तो क्या 17 एकड़ लैंड प्लॉट बायर को मिल पाएगा? ये तो ब्लैकमेलिंग करने वाली बात लग रही है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, 10 महीने तक तो उसे कुछ नहीं हुआ। जब प्लान आपके पास में था, जब तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाली तब तक उसकी डेथ नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी।
आप 9-10 महीने उसे मेल को लेके अपने पास रखा ना, आपने किसी प्लॉट बायर से किसी भी चीज की, आप 2 जनों की रजिस्ट्री करने गए, किसकी अप्रूवल से गए, किसे इंटीमेट करके गए? सर यू आर कस्टोडियन ओनली। मेरी बात सुनिए, आप कस्टोडियन है सर, केवल ये प्लॉट बायर के आप कस्टोडियन है, प्लॉट बायर के बेनिफिट में आपको काम करने हैं। आप बिना अप्रूवल के आपने 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, एक भी आप अप्रूवल दिलवा दीजिए। आपने एडवोकेट को आपने कहा कि खर्चा मैं बियर कर लूंगा, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल ली कि मैं वकील को रखना चाह रहा हूँ, मैं एनए करने जा रहा हूँ, मुझे अप्रूवल दे दीजिए, इतना खर्चा आएगा। किसी से पूछा? आपने कोई बजट बना के दिया कि मेरा एनए करने में 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा? आपने प्लॉट बायर को एक लिस्ट बना के दे दी कि हमने 30 लाख रुपए खर्च कर दिया, 40 लाख रुपए खर्च कर दिया। और एनसीएलटी में आप जाके कहते हैं कि प्लॉट बायर हमें सीआरपी कॉस्ट नहीं देते। सर जो काम आरए का है वो आरए को करने दो, जो काम आपके हैं आप करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिटिगेशन करो, सब चीजें करो, लेकिन ऐसा ना हो कि थाली में जाके सारा खर्चा प्लॉट बायर से करवा के और आरए को जाके थाली में परोस के कह दो कि भैया ये 100 एकड़ लैंड थी, 50 मैंने दे दी है, तुझे कोई खर्चा करना नहीं है, 50 एकड़ लैंड बची है, ये तुम रख लो, तुम्हें कोई खर्चा चवन्नी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैंने जी उनको भी बोलने दो। आप ही बोल रहे अमित जी, आप थोड़ा शांत रहिए। अब प्लॉट बायर के जो क्वेश्चन है वो अब 1 to 1 प्रभाकर जी से खत्म हो जाएंगे सर। क्या जी? दे दो सर, हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। 2 घंटे सर हमें बार बार म्यूट कर दिया जाता है, अमित अरोड़ा और कुछ लोग चालू रखते हैं, क्यों? ये पीछे कौन है ऐसा जो हमें म्यूट करता है और इनको चालू रखता है? मैं पहले बिल्कुल नहीं बोला हूँ। अरे अनुराग, अमित अरोड़ा चालू नहीं हुआ है। अमित अरोड़ा इतना बोल रहे हैं, सबको टाइम दो, शांति रखो मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मेहरबानी करें। अरे इन्हें दोनों को म्यूट कर, बात ही नहीं कर रहा, आप मेहरबानी करें। और सूरज, अमित अरोड़ा जी को भी म्यूट कर दो और अनुराग सिंह को भी म्यूट कर दो और दोबारा इन्हें अलाउ मत करना। किसी और भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। इसके अलावा प्रभाकर जी से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। सूरज एक बार देख लो, पूरी शीट देख लो, इन दोनों को छोड़ दो, ये आपस में फोन कर लेंगे। मिस राधिका सिन्हा जी का हाथ उठा, राधिका सिन्हा जी को अलाउ बताइए। राधिका मैम प्लीज। राधिका मैम प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप। प्रभाकर जी प्लीज। हाँ राधिका जी बताइए। प्रभाकर, are you able to hear me? Yes, please. Sir, one thing which is very unclear, if I remember clearly, हमने थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा, आज मेरे पास में ना थोड़ी सी दिक्कत है आवाज की, प्लीज तो प्लीज bear with me. Prabhakar ji, if you remember, when we had paid the 4th installment for the people who have paid 3, plot holders who have already paid 3, we paid the 4th installment, we paid EDC charges, and we paid development charges. All that money came to you. At that time, we were told that this money would be put in an escrow account and that it would not be used for anything. It would be it is the ownership of the plot holders and it would be kept safely for the plot holders. But now we are finding that that money has already been spent without any approval from COC. And tomorrow, if nothing happens, no resolution plan is approved, nothing happens, then we have already lost the money. We don't even have a plot. I don't understand how the money that we have paid, which was meant for development of the area, including EDC charges, how is that being used for some other expenses? It was meant to be kept in an escrow account. This is what we were told in the COC. Can you explain that escrow account was not? मैं बोल रहा हूँ आपके जो फंड आए थे that was used to be used for the NA. जो बात हुई थी कि NA के लिए उसको यूज किया जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ताकि अलॉट करके हम आपको देंगे। हमने उसकी NA कराने के लिए एक्सपेंस किए, जिसका क्वेरी अभी किया गया। दूसरी बात, अलॉटमेंट के लिए हमने सारी वर्किंग कर ली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम गए थे ताकि रजिस्ट्री स्टार्ट हो सके, लेकिन उस समय इशू बन गई। सब रजिस्ट्रार ऑफिसर ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, जिसके बाद में हमने एनसीएलटी में पिटीशन डाल दी और उस पिटीशन पे एनसीएलटी ने रजिस्ट्रार को अलाउ किया रजिस्ट्री कराने के लिए।
लेकिन अब आती है बात कि सीओसी मैंडेट देगा तब रजिस्ट्री स्टार्ट होगी, इसलिए वो रजिस्ट्री रोक दी गई है। तीसरी बात, जो रजिस्ट्री होगी उसमें 3 सेक्टर थे, सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3, और चौथा बेडिस्को का था। इस 3 सेक्टर में फिर से क्लैरिटी बताता हूँ कि सेक्टर 1 में ऑनरशिप गौरव डोटी और खेम चौहान की थी, सेक्टर 2 में ऑनरशिप गौरव डोटी, खेम चौहान और कर्नल डोटी का, और सेक्टर 3 में खेम चौहान, सुधीर चौहान और परमेश कुमार का। गौरव डोटी और कर्नल डोटी दोनों का पावर टोनी और सेल डीड मेरे पास साइन है, लेकिन खेम चौहान ट्रेसेबल तो है लेकिन ट्रेसेबल नहीं है। वो अगर साइन करके पावर टोनी जिसका फॉर्मेट मैंने तिहाड़ जेल जाकर के सुधीर चौहान को समझाया भी, बताया भी, और उसके एश्योरेंस पे उसने कहा कि आप पावर टोनी का फॉर्मेट मुझे दे दें या मेरी एडवोकेट को आप दे दें ताकि मैं साइन करवा करके दे दूं, ताकि अब जो अलॉटमेंट किया हुआ है उस बायर को आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। वो हमने लगभग 12 दिसंबर 2023 को पावर टोनी की फॉर्मेट उनके एडवोकेट को दिया, जिसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आज अगर सुधीर चौहान, खेम चौहान, परमेश कुमार ऑलरेडी साइन करने के लिए रेडी है, गौरव डोडी का साइन ऑलरेडी है मेरे पास, कर्नल डोडी का साइन ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये सुधीर चौहान और खेम चौहान अगर साइन करके दे देते हैं तो आज मैं 134 लोगों की रजिस्ट्री करा सकता हूँ, ठीक है, जो हमने पहले भी अलॉटमेंट दिए थे। रही बात एस्क्रो अकाउंट की, बात करते हैं तो एस्क्रो अकाउंट का जो बात ये हुआ था कि ठीक है सेपरेट आप रखेंगे, उसको आप प्लॉट की डेवलपमेंट के लिए और एनए कराने के लिए यूज करेंगे, और उसी पर्पस के लिए हमने स्टार्टिंग में यूज भी किया। लेकिन चूंकि क्या है, आप जिस प्रोसेस को 180 डेज में क्लोज करना था, जिसके लिए आपने 40 लाख की बात करी थी, 180 पीपल थे, नॉट टू 950। तो 180 पीपल जो क्रेडिटर्स थे इनिशियली, उन्होंने 40 लाख की बात करी थी। ये नहीं सोचा था कि 900 लोग आएंगे और इतना बड़ा सेगमेंट बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। उन सारे इश्यूज को, कॉम्प्लिकेशन को क्लोज करने में समय लगता है, पैसे लगते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में अगर आपका लैंड प्रोटेक्ट भी करना होता है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, 10 तरह की चीजें हमें पुलिस स्टेशन को मूव करनी पड़ती है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हर बार हम मीटिंग में आप लोग को अपडेट करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रेडिटर प्रॉपरली मीटिंग्स की मिनट्स को पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अगर मिनट्स को पढ़ लिए होते तो सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होता। आज भी मैं रेडी हूँ अगर ये गौरव डोडी और कर्नल डोडी के अलावा खेम चौहान, सुधीर चौहान रेडी हो जाएं, एग्री हो जाएं साइन करने के लिए, तो सीधा 134-35 से लोगों को रजिस्ट्री हो जाएगी। और बाकी जो बचे उनके लिए एनए का ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया हुआ है, एनए होके आ जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके पास प्लॉट आ जाएंगे। तो मैं तो पॉजिटिव में लेके चल रहा हूँ कि पहले तो प्लॉट आपका सिक्योर होना चाहिए, प्लॉट ही नहीं होगा, सिक्योरिटी क्या है? सर वन क्वेश्चन, आपने अभी बोला कि परमेश यादव इज रेडी टू साइन, उनका सिग्नेचर लेके आपने वो क्यों नहीं रखा रेडी? सर अगर कर्नल डोडी का रेडी है तो ही इज रेडी, एंड उनका तो हमने इफ यू रिमेंबर बेल भी अप्रूव कर दिया था कि उनको कोर्ट में उनको छोड़ दिया जाए बिकॉज ही इज कोऑपरेटिंग, तो उनका साइंड और रेडी क्यों नहीं रखा सर? तो वो मैं साइन लेकर के रख लेता हूँ, क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं, बिकॉज यू आर सेइंग दैट द थिंग दैट इज पेंडिंग इज सुधीर चौहान, तो जो आदमी है जिसको हमने अप्रूव किया बेल, उसका प्लीज आप साइन करके रेडी रख लीजिए आल्सो। ही इज रेडी, यस, मैं कल बुलाऊंगा, कल वो आकर के साइन कर देगा, बट आई नीड द सिग्नेचर ऑफ सुधीर चौहान। मैं करवा लेता हूँ, लेकिन वी नीड टू गेट द सिग्नेचर फ्रॉम सुधीर चौहान एंड खेम चौहान ना। आप ये बताओ, कोई भी नहीं चाहता तिहाड़ जेल में जाकर के मिलना, और इस पर्पस के लिए 3 बार पूरे दिन लग करके उसको समझाने के बाद में आऊं और फिर भी वो रिस्पॉन्स ना करे ना, so what the benefit of that? नहीं, no benefit sir, but I think the big worry of the plot holders is that what is happening is कि expenses चलते जा रहे हैं क्योंकि आरए की अप्रूवल नहीं आई है, आरए की अप्रूवल नहीं आई तो क्लेम्स भी बढ़ती जा रही हैं। आपको फोन किया ना, and we don't get the plot at the same time, so and all the expenses are laid at the door of the COC instead of the RA.
या तो आप आरए के साथ नेगोशिएट कीजिए कि वो जो 1 करोड़ है वो 2 करोड़ होना चाहिए। सॉरी, आज के डेट में मेरे पास ना तो कोई अथॉरिटी है कि मैं आरए के साथ नेगोशिएट करूं, और ना एथिकली मेरा कुछ बनता है कि मैं आरए के साथ बात करूं, क्योंकि दैट मैटर इट इज पेंडिंग विद एनसीएलटी, सो आई हैव नीदर अथॉरिटी नॉर एनी एथिकल और मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू डील विद आरए। मुझे उससे बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब ये इसका नंबर है, ठीक है। सर अथॉरिटी तो आपके पास में ये भी नहीं है कि बिना फ्लोट बायर से बजट अप्रूव करवाए आप खर्चा क्यों कर रहे हैं और उसके बाद में फ्लोट बायर से अप्रूवल करने के लिए आ रहे हैं, वो भी आपकी अथॉरिटी। नितिन सर आपकी बैकएंड से आप ये बोल दें सर। हाँ सूरज सर की बैकएंड से आवाज आ रही। सर मेरा म्यूट है, कैसे आ सकती है? मेरा म्यूट आ ही नहीं सकती सर। एडवोकेट सुधीर कालरा जी को अलाउ करिए। सुधीर सर प्लीज। सूरज मैं 2 मिनट के लिए आता हूँ, प्लीज। देख कोई बाहर खड़ा हुआ है, मैं 1 सेकंड